नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड नंबर 19। हम पढ़ रहे हैं ताओ उपनिषद। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओशो ने ये कहा कि बहुत लोगों को ये लगता है कि ताओ, बुद्ध या महावीर इस टाइप के बुद्ध पुरुष जो हैं, लोगों को कई बार स्केपिस्ट दिखते हैं। उनको लगता है कि ये जीवन से भाग रहे हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा एग्जाम्पल दिया था कि बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख से भरा पड़ा है। जिस दिन तुम ये जान जाओगे, स्वीकार कर लोगे, उसी दिन सारा सुख तुम्हें मिल जाएगा। सुनने में ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल लगता है, कि पैराडॉक्सिकल लगता है कि ये कैसा। एक तरफ आप बोलते हो कि जीवन दुख है, और अगर मैंने ये स्वीकार कर लिया तो सुख ही सुख है। तो ओशो ने इसको एक्सप्लेन किया था कि देखो, होता क्या है कि अक्सर हम अपने जीवन में ना एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे मैंने भी पिछले एपिसोड में कहा था कि मान लेते हैं कि मैंने किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से या किसी समय से कोई उम्मीद बांध रखी है। जब वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरता है तो हमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुख। पर अक्सर ये होता है कि अगर मैं किसी से कोई उम्मीद ना करूं, तो उम्मीद मैंने अगर किया नहीं तो कुछ हो चाहे ना हो, फर्क पड़ता नहीं। अगर कुछ अच्छा मिल जाए, इट्स ओके। बट मैंने कोई उम्मीद नहीं किया था, दुख का मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए कि मैं सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ कि ये होगा, ये करेगा वो मेरे लिए, या फिर वो समय आएगा तो मेरे को ये मिलने वाला। ये सारे एक्सपेक्टेशन से दूर बुद्ध ने जाने बोला। तो उन्होंने सिंपली ये कहा था कि बस स्वीकार कर लो ना कि हाँ भाई, दुख है। इससे क्या होगा कि जब भी तुमको जीवन में दुख आए, तुम्हें उतना फर्क पड़ेगा ही नहीं। तुम उससे परे उठ चुके हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर से ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, अगर मैं अंगारों पे चल ही रहा हूँ तो आग तो रहना ही है, पैर तो जलना ही है। इसमें इतनी सरप्राइज होने वाली क्या बात है? क्या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था? क्या आपको नहीं पता था? तब आपको दर्द हो सकता है, आपको दुख नहीं होगा। और याद रखना, पेन और सफरिंग में डिफरेंस है। पेन हर किसी को होता है, बुद्ध को भी हुआ होगा, महावीर को भी हुआ होगा। पर क्या वो उससे दुख में गए, सफ़र किए? सफरिंग इंग्लिश में, सफरिंग में थे क्या वो? नहीं। तो हमें इस पेन और सफरिंग के बारे में एक तो पहले बात क्लियर होना चाहिए कि क्या पेन है और क्या सफरिंग है। और जब हम टोटल एक्सेप्टेबिलिटी में आते हैं, चीज़ों को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि हम फिजिकल पेन वगैरह वो तो रहेगा ही रहेगा। जब तक आपके श्वासें चल रही हैं तब तक पेन तो रहेगा, लेकिन दुख रहेगा कि नहीं रहेगा, सफरिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हम पे निर्भर करता है। तो चलिए इस एपिसोड में हम आगे देखते हैं और ओशो क्या समझा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओशो ने आगे कहा, मित्र मेरा चला बस तो मैं कहता हूं ठीक है, स्वीकार ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो मैं अपने मन को समझाता हूं कि सभी को जाना पड़ता है, मृत्यु तो सभी की होती है, मृत्यु तो होगी ही। कौन इस दुनिया में सदा रहने को आया है? यह सब मैं अपने को समझाता बुझाता हूं, लेकिन भीतर टिस गढ़ती रहती है। मित्र चला गया, उसका खालीपन अखरता रहता है। भीतर मन कहता है बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, और बाहर मैं मन को समझाता हूं कि यह तो होता ही रहता है, यह तो होता ही रहा है, इससे बचा नहीं जा सकता। ये दोनों बातें साथ चलती रहती हैं। ऊपर की कोशिश से मैं मलहम पट्टी कर रहा हूं, घाव भीतर बनी पड़ी है। तो ओशो ये समझा रहे हैं कि अक्सर क्या होता है ना, कि हमें लगता है कि हम स्वीकार कर रहे हैं, पर हम हृदय से, अंदर से, भीतर से स्वीकार नहीं कर पाते। उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, इस बात को समझना। जैसे जीवन और मृत्यु के बारे में बोला कि हमारे आसपास होते हैं ना, लोग बोलते कह रहे यार जाना था चला गया, जाने वाले को कौन रोक सकता है, ये वो होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना। तो ये तो हो गया बाहरी चीज़ है कि भाई इस पृथ्वी पे कोई अमर तो है नहीं, कोई हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, ये हम बोलते हैं। हमें लग रहा है कि हम मृत्यु को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर भीतर से हम दुखी हैं, रो रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था, ये नहीं, रुक जाना चाहिए था, अभी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारे अंदर में, और ये द्वंद्व शुरू करता है, कॉन्ट्रडिक्शन, कि तुम एक तरफ दिखा रहे हो कि हम स्वीकार कर रहे हैं इस चीज़ को, और एक तरफ तुम्हारे अंदर स्वीकृति नहीं है। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। तो उसी को ओशो आगे बता रहे हैं कि लाओ त्से इस तरह की स्वीकृति तथाता के लिए नहीं कह रहे हैं। लाओ त्से कह रहे हैं कि मैं यह नहीं कहता कि मैं दुखी हूँ मेरे मित्र के मर जाने से, मैं तो सिर्फ आश्चर्यचकित हूँ कि इतने दिन जिए कैसे। मैं सिर्फ आश्चर्यचकित हूँ, इतने दिन जिए कैसे। जीवन बड़ी असंभव घटना है, मौत बड़ी असहज घटना है। मौत को आश्चर्य नहीं कहा जा सकता,
जीवन आश्चर्य है ये आश्चर्य। लाओ त्से कहेगा इतने दिन कैसे जिए, आश्चर्य। तो इस बात को समझो, ये सेंटेंस, ये पैराग्राफ सुन के कैसा लगा। अचानक से अगर हम इस सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें लगेगा ना कि यार लाओ त्से कितना ब्रूटल आदमी है यार, कोई संवेदना नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल कहते हैं ना हृदयहीन इंसान। कि भाई एक तो इंसान चला गया इस दुनिया से और ये बोलता है कि चलो मरा तो ठीक है लेकिन इतना दिन जिया कैसे। मतलब अजीब सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, इसको थोड़ा सा अगर गहराई से हम देखें तो यहाँ पे लाओ त्से के बारे में ओशो क्या समझा रहे हैं। लाओ त्से के बारे में ओशो यही कह रहे हैं कि टोटल एक्सेप्टेबिलिटी होती क्या है। वो ये समझा रहे हैं कि लाओ त्से ने मृत्यु को सत्य इतने भीतर से मान के रखा है कि हाँ भाई, वो जानते हैं कि ये अनअवॉइडेबल है, ये होना ही है, ये अंतिम सत्य है एक मोर्टल लाइफ का। तो भाई इसको एक्सेप्ट करने में, जानने में, मानने में क्या हर्ज है। तो उनके लाओ त्से के मन में कोई द्वंद्व नहीं है कि अच्छा यार मृत्यु पता है, ये तो होता ही है लेकिन नहीं होना चाहिए। होता नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन हमारे मन में चलता है, ये द्वंद्व चलता है। तो ओशो यही कह रहे हैं कि लाओ त्से क्रिस्टल क्लियर है एकदम, अपने ओस के बूंद की तरह एकदम प्योर, कि भाई सही है, मृत्यु तो होना ही है, उसमें सरप्राइज वाली क्या बात है। सरप्राइज में ये हूं कि वो इतने दिन जी कैसे लिए। मतलब उनका ये है कि जीवन जो है, लाइफ जो है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो अनप्रिडिक्टेबल है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, होगा नहीं होगा, कितने दिन होगा पता नहीं। लेकिन मृत्यु वो अटल सत्य है, वो तो मुझे पता है। तो लाओ त्से के बारे में ओशो यही कह रहे हैं कि लाओ त्से ने मृत्यु को टोटल एक्सेप्ट किया हुआ है, टोटली एक्सेप्ट किया हुआ है। जीवन के बारे में उनको डाउट है कि भाई ये कितना दिन चलेगा, क्या चलेगा, इंसान ठीक से जी रहा है कि नहीं जी रहा है, इस पे डाउट है। ठीक है, इस पैराग्राफ को, गहराई को, इस पैराग्राफ के मर्म को देखो। ये सुनने में, अचानक से पढ़ने में लगेगा कि यार क्या बात बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। तो आगे समझाते हैं च्वांगसे का मैंने नाम लिया। च्वांगसे वही है लाओ त्से का स्टूडेंट। च्वांगसे, इनका एग्जाम्पल पहले भी हमने एपिसोड में देखा है। च्वांगसे का मैंने नाम लिया, च्वांगसे की पत्नी मर गई तो सम्राट गया सांत्वना देने। उस राज्य का सम्राट गया सांत्वना देने। मैं एक कॉन्टेक्स्ट बोल देता हूँ। च्वांगसे लाओ त्से का स्टूडेंट था। सम्राट ने उनको वजीर बनने का न्योता दिया था च्वांगसे को कि भाई तुम इस हमारे राज्य का वजीर बन जाओ, मंत्री शायद जिसको बोलते हैं वजीर को। तो च्वांगसे ने डिनाई कर दिया, बोला कि जिस स्टेट पे मैं हूँ, जिस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस पे मैं हूँ, इससे ज़्यादा हैप्पीनेस और कहीं कुछ हो नहीं सकता। तो आप मुझे अगर कोई भी पद दे रहे हैं, कोई भी सम्मान दे रहे हैं, कोई भी पोजीशन दे रहे हैं, तो मेरे उस खुशी को कम कर देगा ये, इसलिए आई डिनाई। तो ये एक एग्जाम्पल ओशो ने यूज़ किए थे, पिछले एपिसोड में हमने देखा। तो यहाँ पे ओशो क्या कहते हैं कि च्वांगसे का नाम मैंने लिया, च्वांगसे की पत्नी मर गई तो सम्राट गया सांत्वना देने। तो वह खंजड़ी बजा रहा था, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, अपने द्वार पर बैठकर। सुबह पत्नी को विदा किया, 12 बजे खंजड़ी बजा रहा था, पैर फैलाए हुए गीत गाता था। सम्राट थोड़ा झिझका। वह तो तैयार होकर आया था कि जैसे कि जब भी कोई किसी घर मर जाता है तो लोग तैयार होकर जाते हैं, क्या कहना, क्या पूछना, ये सब तैयार होता है। मतलब हम लोग, होता है ना, किसी घर गए तो भाई कैसे हुआ, ये हुआ, बहुत दुख हुआ, ये सब चीज़ें हम रेडी करके आते हैं कि भाई हमारे उस इंसान से रिश्ता क्या है, उस हिसाब से हम अपना इमोशंस, उस हिसाब से हम सेंटेंस बोलेंगे। ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल रिहर्सल 2 हफ्ते घर में कर आते हैं, क्या कहेंगे, क्या उत्तर देंगे और क्या जवाब होगा, यह पक्का ही है। और 2-4 अनुभवी हैं, 2-4 को विदा कर चुके हैं, मतलब 2-4 इस तरह का फ्यूनरल में जा चुके हैं। वे तो बिल्कुल पक्के ही हैं, उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं, उनको डायलॉग बिल्कुल याद ही है। वह तैयार करके सम्राट आया था कि ऐसा ऐसा दुख प्रकट करेंगे, ऐसा ऐसा भाव बताएंगे। इधर देखा तो हालत उल्टा ही है। यहाँ पुराने डायलॉग का उपाय न था, वे खंजड़ी बजा रहे थे और बड़े आनंदित थे। तो ओशो इसको थोड़ा लाइटर सेंस से बोलते हैं कि भाई सम्राट जो था वो पूरा तैयारी में आया था कि भाई ये ऐसे बोलूँगा, बहुत दुख हुआ, ये हुआ,
हम आपके साथ हैं, ये सब जो होता डायलॉग होते हैं ना, ये सब तैयार करके आया था। और 2-3 जगह फ्यूनरल में जाने का एक्सपीरियंस भी है। वहाँ पे जो बोला था उसका भी पूरा तैयारी है ही। लेकिन जैसे वहाँ पहुँचा तो बिल्कुल उल्टा कि यार जो सोच के आया था, जो जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, वो तो हुआ ही नहीं। इस इंसान को तो रोता बिलखता मैंने सोचा था कि वो रो रहा होगा, दुखी होगा, चुपचाप बैठा होगा। ये तो गेट पे बैठ के अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, गाना गा रहा है। तब सम्राट से रहा ना गया। ओशो कहते हैं, सम्राट से रहा ना गया, उसने कहा, च्वांगसे दुख ना मनाओ, इतना काफी है, कम से कम खंजड़ी तो मत बजा। ये कितना मतलब कॉमेडी सेंस में ओशो ने यहाँ बात कही है कि सम्राट से रहा ना गया। उन्होंने कहा, च्वांगसे दुख ना मनाओ, इतना काफी है। भाई ठीक है, तुम दुखी नहीं हो, मान लिया। तुम नॉर्मल तो रहो, जीरो पे तो रहो, न्यूट्रल रहो। ये खंजड़ी कम से कम मत बजाओ, ठीक है। बहुत है, इतना ही बहुत है कि दुख मत मनाओ, बाकी खंजड़ी। मतलब सम्राट इतना शॉक्ड हो गया, वो बोला कि भाई ठीक है, तुम दुखी नहीं हो, मान लिया, पर कम से कम नाचो गाओ तो मत यार, है। थोड़ा सा न्यूट्रल रह लो कि हाँ भाई दुखी भी नहीं है तो खुश भी तो मत दिखो, ठीक है। तब च्वांगसे ने क्या कहा पता है? च्वांगसे ने कहा, या तो दुख मनाओ या खंजड़ी बजाओ, दो के बीच में खड़े होने की कोई जगह नहीं है। दो के बीच में खड़े होने की कोई जगह नहीं है। और दुखी मैं क्यों हूं? परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूं कि इतने दिन जीवन था। आश्चर्य है, उसने मेरी इतनी सेवा की। आश्चर्य है, उसने मुझे इतना प्रेम दिया। आश्चर्य है, और मैं उसे विदा के क्षण में अगर खंजड़ी बजाकर विदा भी ना करूं तो बहुत अकृतज्ञ हूं। मैंने उसे विदा दे रहा हूं। वह दूर, धीरे धीरे दूर होती जाती होगी इस लोक से। मैं उसे विदा दे रहा हूं। मेरी खंजड़ी की आवाज धीमी होती जाती होगी। किसके लिए? उसके लिए, उसकी पत्नी के लिए। पर जाते क्षण में मैं उसे आनंद से विदा दे पाऊं। तो च्वांगसे ने क्या कहा कि देखो यार, उसने जीवन में मेरी इतनी सहायता की, इतना प्रेम किया, इतनी मदद की, इतनी सेवा की इस लोक में, और जब वो जा रही है परमात्मा से में विलीन हो रही है, उस समय मैं उसको रोते हुए विदा करूं, अच्छा नहीं लगता। जिसने मेरी इतनी सहायता की, इतनी मदद की इस जीवन में, जो कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि कौन करता है, आज वो जा रही है तो मैं उसे खुशी खुशी अलविदा कहता हूं, उसे नाचते गाते विदा करता हूं, एक चेहरे पे एक स्माइल रख के विदा करता हूं। और मेरी खंजरी की आवाज उसको सुनाई देगी, लेकिन धीरे धीरे वो इस लोक से दूर जा रही है, तो उसको ये आवाज भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। मतलब एक डीप बात वो इंसान कह रहा है। इमेजिन करो कि वो उस सिचुएशन में है। उनकी बातों से लगा कि उनकी पत्नी उनसे बहुत प्रेम करती थी, ये भी करते होंगे। तो उस समय उस इंसान ने क्या कहा और किस मर्म में कहा, यह सोचने वाली बात है। तो ओशो आगे समझाते हैं कि हम हैं एक, साथ रहकर भी आनंद से नहीं जी पाते, हम सुखवादी हैं। च्वांगसे है एक, मृत पत्नी को खंजड़ी बजाकर आनंद से विदा दे रहा है, वह दुखवादी है। एक कटाक्ष कर रहे हैं ओशो कि हम अपने आप को सुखवादी कहते हैं, कि हम भाई आनंद को ढूंढने वाले लोग, प्रो डेवलपमेंट, प्रगतिशील इंसान, जो कि एक जीवित व्यक्ति भी हमारे आसपास रहे, तब भी हम आनंद से नहीं रह पाते। और एक तरफ दूसरा च्वांगसे, जिसको सो कॉल्ड डेवलपमेंट वाले लोग दुखवादी कहते हैं, कि भाई ये तो दुख को चूज कर रहा है। उसके बारे में लोग, वो इंसान अपने मृत पत्नी के साथ भी आनंद में है, खुश है, हंस रहा है, गा रहा है, उसको तुम दुखवादी कहते हो। वाह, माना बड़ा अजीब कैलकुलेशन है आपका। तब फिर हमारा दुखवाद सुखवाद बड़ा अजीब है। कौन दुखवादी है? हम दुखवादी हैं, 24 घंटे दुख में रहते हैं। च्वांगसे परम सुखवादी में से एक है। हमें लगता है जो प्रगतिशील इस समाज में अपने आप को प्रो डेवलपमेंट कहते हैं, हम दुखवादी हैं एक्चुअली। वो नहीं बुद्ध या लाओत्से का स्टूडेंट च्वांगसे, ये सब नहीं थे। लाओत्से
इसलिए नहीं कहता कि स्वीकार कर लो किसी विवशता से, किसी हेल्पलेसनेस से, नहीं किसी बल से, किसी शक्ति से, किसी सामर्थ्य से। स्वीकार कर लेना बड़ी सामर्थ्य है, बड़ा बल है। महावीर को कोई पत्थर मार रहा है, महावीर खड़े हैं। हमारे मन में होगा कैसा कायर आदमी है, पत्थर का जवाब तो दे और बड़े पत्थर से देना चाहिए। लेकिन महावीर खड़े हैं, किसी कायरता से नहीं, किसी परम शक्ति के कारण। इतनी विराट शक्ति है भीतर कि ये पत्थर लगते नहीं, ये पत्थर चोट नहीं पहुंचा पाते, ये पत्थर भीतर किसी रिएक्शन को, किसी प्रतिक्रिया को जन्म नहीं दे पाते। ये पत्थर फेंकने वाला बचकाना है। महावीर इस पर दया से भरे हैं, पूरी करुणा से कि कैसा पागल है, व्यर्थ मेहनत उठा रहा है। मैंने कितनी बार यहाँ पे ओशो एक ही बात समझाना चाह रहे हैं कि जब लाओ त्से ने ये कहा कि टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार करो पूर्ण रूप से, तो वो यहाँ पे महावीर का एग्जाम्पल क्यों दिए? यहाँ महावीर के एग्जाम्पल से वो एक चीज़ देना चाहते हैं। ये कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं मैं अहिंसावादी हूँ, मैं वायलेंस नहीं करता। किसी ने थप्पड़ मारा, नहीं मैं अहिंसावादी हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करता, पर अंदर से पूरा जल रहे हैं, अंदर से भरे पड़े हैं एकदम कि यार इसकी हिम्मत कैसे हो रही है, मैं अच्छा हुआ मैं अहिंसा के पथ पर चल रहा हूँ, नहीं तो मार के कूट देता है इसको, तोड़ देता है, दांत निकाल देता है इसके। ऐसा होता है ना कि हम वो चोला बाहर की ओर पहन लेते हैं। ऐसे होता है ना कि चलो ये अहिंसा को हटाओ। देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ कि हम बहुत दयावान हैं यार, हम बहुत रिएक्शन नहीं देते किसी भी चीज़ों पर, हम बहुत कूल हो चुके हैं। तो कोई इंसान हमें चिढ़ा रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम बाहर से दिखाते हैं अरे नहीं ठीक है यार सब चिल है, लेकिन हमें पता है कि हम अंदर से एकदम जल रहे होते हैं कि बेटा जिस दिन मौका मिलेगा ना उस दिन तुमको बताऊंगा मैं, इस सारे के सारे गालियों का हिसाब लूंगा मैं। पर बाहर क्या दिखाते हैं, अरे यार मैं कूल हूँ यार, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ, मैं इनलाइटमेंट के करीब आ चुका हूँ। ऐसा होता है ना, मैं ऐसे बहुत लोग से मिला हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ जो बाहर से एक चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं और अंदर से वो कुछ और है। उन्हें लगता है कि वो नहीं दिख रहा है अंदर की चीज, पर देखने वाले देख लेते हैं, समझ में आ जाता है। इन द सेम वे यहाँ पर ओशो यही समझा रहे हैं कि लाओ त्से ने जब कहा कि टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, इसका मतलब वो सिंपली यही कह रहे हैं कि भाई अगर स्वीकार करना है तो पूर्ण रूप से स्वीकार होना चाहिए, केवल बाहरी नहीं भीतरी तौर पर भी। ये नहीं कि बाहरी कुछ और चल रहा है, भीतर कुछ और एक द्वंद्व आपके जीवन में चालू हो गया, वो नहीं। जब आप टोटल टोटली एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, तब आप पहुंचते हैं महावीर के स्थिति पर कि जब कोई उनको पत्थर भी मारे तब वो अंदर से उस इंसान से घृणा नहीं कर रहे हैं, कोई क्रोध नहीं ले रहे हैं, कोई प्रतिशोध की भावना, एनी सेंस ऑफ रिवेंज नहीं है उनके मन में। वो बस पोलाइटली ले रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल सकता कि उनकी दशा या मनोदशा क्या होती होगी उसके अंदर, लेकिन कुछ तो ऐसी होगी जो मेरे और आपको नहीं पता शायद, है कि नहीं। तो हम दो में से एक काम कर सकते हैं, या तो पत्थर का जवाब पत्थर से दें या भाग खड़े हों। हम दो के अतिरिक्त तीसरा विकल्प नहीं दिखाई पड़ता। महावीर का विकल्प तीसरा है। न तो वे भागते हैं, न वे पत्थर का जवाब पत्थर से देते हैं, वे पत्थर को लेते ही नहीं। पत्थर उनके भीतर किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा नहीं कर पाता और इससे वे बड़े लाभ में रहते हैं, हानि में नहीं रहते। इससे वे अपनी परम शांति, अपने परम आनंद में प्रतिष्ठित रहते हैं। वे इससे इंच भर भी यहाँ वहाँ नहीं होते। तो ओशो ने एक तीसरा पाथ बताया। जनरली हम जैसे कॉमन लोग के लिए क्या होता है, अगर मैं लड़ सकता हूँ तो मैं लड़ूंगा तुमसे, और अगर तुमसे नहीं लड़ सकता तो भाग जाऊंगा मैं, यही करते हैं ना। पर महावीर ने तीसरा पद दिखाया कि ना वो लड़े ना भागे, पर उन्होंने बोल रहा है कि वो पत्थर उनके लिए है ही नहीं, वो पत्थर उनको विचलित कर ही नहीं सकता अंदर से। शायद उन्होंने ये माना हुआ है, उन्होंने वो जाना हुआ है कि जीवन ऐसे ही है। आपको कभी फूल मिलेंगे तो पत्थर भी मिलेंगे, कभी फूलों की बारिश होगी तो पत्थर की बारिश भी होगी, ठीक है। जिस तरह फूल आए उसको आपने एक्सेप्ट किया, उस तरह से पत्थर आए एक्सेप्ट करो ना भाई, क्या दिक्कत है। तो वो महावीर ने तीसरा पाद दे दिया। समस्त धर्म महाप्रकाम
समस्त धर्म महापराक्रम से पैदा होता है, महापुरुषार्थ से, और समस्त धर्म अभय से जन्मता है, भय से नहीं। निर्भीक होना पड़ता है। और समस्त धर्म आनंद में प्रतिष्ठा है, दुख में नहीं। दुख का सूत्र है, सुख की मांग है। आनंद की प्रतिष्ठा का मार्ग है, दुख की स्वीकृति। तो यहां पर ये प्रश्न का जो जवाब था, किसी प्रश्नकर्ता ने पूछा था, यहाँ पे ये प्रश्न का जवाब ओशो के द्वारा खत्म होता है। तो आगे के प्रश्न को हम नेक्स्ट एपिसोड से लेंगे और समझेंगे कि क्या है। इसको हम लोग यहीं ख़त्म कर देते हैं ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। तो यहाँ हमारा एपिसोड 19 ख़त्म हो गया। अब हम एपिसोड 20 में, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया और ओशो ने उसका क्या जवाब दिया। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और कम से कम इस तरह से अब इस सीरीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं बस चाहता हूं कि ये ज्ञान जो मुझे लग रहा है कि अच्छा है, वैल्यूएबल है, मुझे नहीं पता ये अच्छा है, वैल्यूएबल है कि नहीं। ये तो अलग अलग लोगों को अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है, ये नॉलेज, और हमारे समाज को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो प्लीज़ स्प्रेड। इट्स ऑन यू, यू डिसाइड। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।